अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो यह है कि सेनेट से 27वीं आइनी तरमीम को पास कर दिया गया और कौमी असम्बली तक वो पहुंच गई है। कौमी असम्बली में भी 1 या 2 रोज़ वो स्टैंडिंग कमेटी या जॉइंट कमेटी जिसने भी उसके ऊपर काम करना है वो करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि बुध जुमेरात से आगे ये मामला जाएगा और जल्द ही इसको पास कर लिया जाएगा। जो सबसे बड़ी उसके अंदर तब्दीली है वो तब्दीली ये है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सख्त मुखालफत के सबब वो चीज़ को रोल बैक करके एक आइनी बेंच की तरफ मामला चला गया। अदलिया की आज़ादी के ऊपर बहुत सारे वकला का ख्याल यह है कि उसके बाद काफ़ी हर्फ आया। जितनी सुप्रीम कोर्ट पहले पावरफुल थी वो सुप्रीम कोर्ट वैसे पावरफुल रही नहीं है। जो तब्दीलियाँ की गई आइन के अंदर और कानून के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का रोल उसके बाद काफ़ी हद तक नीचे आया और जजेस की ट्रांसफ़र वाली प्रोविजन जब अंदर डाल दी जाएंगी तो जजेस को भी मैनेज करना निस्बतन इंतज़ामिया के लिए ज़्यादा पॉसिबल और ज़्यादा मुमकिन हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी एक तरमीम जिसको सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जिक्र भी हो रहा है और उसका क्या असरात होंगे उसके ऊपर भी बात हो रही है, वो आर्टिकल 243 के हवाले से। आर्टिकल 243 के तहत जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ़ हैं, बेसिकली आर्मी चीफ़ ही चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो होता है वो 27 नवंबर को मौजूदा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनकी रिटायरमेंट के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इंडिया में चीफ़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के नाम से एक ओहदा मौजूद है जिसको उन्होंने रिसेंट पास के अंदर एक ऑफिसर अपने को तरक्की भी दी और उसके ऊपर फाइज भी रहे। लेकिन पाकिस्तान में ये पहला मौका होगा कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ़ भी वही और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही। साथ ही ये कर दिया गया है कि तीनों सर्विसेज के अंदर फील्ड मार्शल यहाँ पर वहाँ पर नेवी के अंदर वहाँ एयरफोर्स के अंदर भी सिमिलर ऑफिसेज़ की प्रोविजन बनाएंगे और उनको नेशनल हीरोज़ का दर्जा होगा। और नेशनल हीरोज़ के तौर पर वो तमाम उम्र रिटायरमेंट के बाद भी जो भी उनका ऑफिस की टर्म होगी उसके बाद भी अपना यूनिफॉर्म और रैंक्स अपने पहन सकेंगे। सदर साहब को भी इम्यूनिटी दी गई है और लाइफ टाइम इम्यूनिटी है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी का या किसी भी इम्यूनिटी का तस्वुर वैसे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कल्चर है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सदर को आमतौर पर इम्यूनिटी दी जाती है फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब वो ऑफिस में रहते हुए जो काम करते हैं उसके ऊपर उनको इम्यूनिटी होती है। जैसे ही वो दुनिया सारी में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अगर कोई गलत काम किया हो, जैसे फ्रांस के अंदर बड़ी मशहूर मरूफ उनकी वो सब मरीन वाली डील के अंदर करप्शन की किक बैक्स के इल्ज़ामात हैं, तो उन्होंने अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट को दोबारा से सज़ा दे दी इस बात के ऊपर कि उसने उस डील के अंदर जो सब मरीन की डील थी उसमें किक बैक्स ली। तो ये वाली डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ की मिसाल है। लेकिन पाकिस्तान में हम कहते हैं कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो जानी चाहिए। और इस तरह की और बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं जो इस 27वीं तरमीम का हिस्सा बनी है, उसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी से थोड़ी देर पहले एक और ख़बर यह है कि दिल्ली के अंदर एक मेट्रो स्टेशन के करीब ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 के करीब अफराद के हलाक होने की ख़बर है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग ज़ख्मी भी हैं। ये जहाँ पे भी ब्लास्ट हो, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, तो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से उसमें हमें सबको अफसोस का इजहार करना चाहिए, इसलिए कि कहीं पे भी किसी इनोसेंट सिविलियन की जान जाती है तो उसके ऊपर दुख और अफसोस होता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर माजी करीब में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि जब ऐसा कोई वाक़या इंडिया में हो तो उसके बाद सबसे पहले पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात हमारे सामने एकदम से ज़हनों में ताज़ा हो जाते हैं। ये वाक़यात का नतीजा था कि इंडिया ने पाकिस्तान में पहले बालाकोट पे स्ट्राइक्स की और अभी ये जो मई वाला इंसिडेंट था, दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे और दोनों का उन्होंने मुद्दा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, ब्लास्ट वहाँ पे करवाए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और हमलावर हो गए। तो वो वाली सिचुएशन अल्लाह ना करे कि हो, क्योंकि इंडिया से कुछ बैद नहीं है। वो त्रिशूल के नाम से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान में बाज़ जो एनालिस्ट हैं उनका ख्याल यह है कि बिहार इलेक्शन में जितना मोदी अंडर प्रेशर आता जाएगा या 1-2 और उसके स्टेट में इंतखाबात होने वाले हैं, जितना वो सियासी तौर पर कमज़ोर होगा, जितना US प्रेसिडेंट ट्रंप उसको 55-56 दफ़ा बता चुके हैं कि 7 जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए थे इंडिया के, वो दबाव में आएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक वो हॉट परसूट्स होते हैं ना, उस वाली सिचुएशन को पैदा करना चाहेगा ताकि उसको सिंपथी वोट जो है इलेक्शंस के अंदर मिल सके। तो ये एक सिचुएशन है ओवरऑल आज के प्रोग्राम के लिए। हमारे साथ जो शुरा हैं प्रोग्राम में, जनरल तारिक रशीद साहब एंड एनालिस्ट हैं, बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और ख़जाना, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं PTI से। इन सब से आज के प्रोग्राम में हम
इस आइनी तरमीम के हवाले से भी और ये जो इंडिया वाली इवॉल्विंग सिचुएशन है, जैसे ही प्रोग्राम में हमें अपडेट्स मिलते हैं तो उसके ऊपर भी दोनों पे बात करेंगे। सबको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। सर 243 के ऊपर ही पहले जनरल साहब आप ही वजाहत कर दें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आर्मी चीफ भी वही होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी वही होंगे, और एक और बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के अंदर से एक ऑफिसर को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबराह भी मुकर्रर करेंगे। तो दो बहुत बड़ी मैसिव चेंजेस आपने 27वीं तरमीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं। पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ही बता दें कि ये किस तरीके से ये ऑफिस ऑपरेट करेगा। देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी अफवाज हैं या जो टॉप रैंकिंग अफवाज हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, चाइना है, इवन इंडिया ने आज से 5 साल पहले 2020 में CDS का ओहदा मुतारफ़ कराया था, और पहले उनके CDF थे बिपिन रावत साहब थे, फिर वो एक एयर क्रैश में जान बहक हो गए, और अब अनिल चौहान साहब हैं। अब हमने ये वारगाह में देखा कि जो पहले ट्रेडिशनल 3 फोर्सेस थी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनके अलावा बाकी कमांड ये फोर्सेस क्रिएट हो गई। जैसे अब रॉकेट फोर्स का नाम ले रहे हैं, जैसे साइबर कमांड ने उस वारगाह में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने भी साइबर कमांड बनाई हुई है, उन्होंने लॉजिस्टिक कमांड भी बनाई हुई है, और अब वो थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं। सर, तो हमें ये डिफेंस फोर्सेस हैं जी, जो तो, नेवी जी और एयरफोर्स, ये जो रेगुलर हमारी दोनों फोर्सेस हैं, ये भी अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मातहत होंगी। नहीं, मतहत देखिए, इस डायरेक्टली मतहत जो है ना, मतहत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लफ्ज़ है, बट ही इज गोइंग टू बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तीनों फोर्सेस के चीफ हो गए ना। तीनों के अलावा अगर रॉकेट फोर्स आ जाती है, जैसे हमने अनाउंस कर दिया रॉकेट फोर्स बनने जा रही है, ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, जैसे आपने कहा ना, नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये हमारी जो नेवल, ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको सारों को, जैसे तीनों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अपनी अपनी थी। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये एग्जिस्ट करती हैं। सर अब एक थोड़ी क्लैरिटी के लिए, समझने के लिए आसान हो जाएगा, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। देखिए, सरबराह फॉर टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस, टू क्रिएट जॉइननेस, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी स्वाबदीद के तहत उन्हें लगाएगा, वो कुल खुद मुख्तार होंगे। जहां ऑपरेशंस की बात आएगी, जहां वॉर स्ट्रेटेजी की बात आएगी, वहां पे ऑल ऑपरेशनल पर्पसेस, और ऑपरेशनल पर्पसेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, उसमें जॉइंटनेस लाएंगे, उसमें सिनर्जी लेकर आएंगे, ताकि एक दूसरे के फोर्सेस कॉम्प्लीमेंट करें, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ना हो। बिलाल साहब से पूछते हैं, बिलाल साहब ये, तो मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर, जैसे त्रिशूल का आपने जिक्र किया, अब देखिए त्रिशूल में उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हिस्सा ले रही है, उसमें साइबर कमांड हिस्सा ले रही है, उनकी लॉजिस्टिक कमांड हिस्सा ले रही है। तो अब 3 से 5 तो मैं आपको ये गिना रहा हूँ। तो हमारी जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की, वो लैंड स्ट्रेटेजी है। जैसे हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ है, 2,500 से किलोमीटर ज़्यादा बॉर्डर अफगानिस्तान के है। तो जो लैंड ऑपरेशंस होते हैं ट्रेडिशनली और फ्यूचर में भी, उनको नेवी और एयरफोर्स सपोर्ट करेंगी। ये नहीं होगा कि एयरफोर्स एक ऑपरेशन कर रही है तो लैंड उनको कर रही है। तो लैंड प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, हमारी ज्योग्राफिकल हालात ऐसे हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, तो इसमें हमेशा से ऐसा रहा है कि लैंड ऑपरेशन। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस था, वो भी इसी काम के लिए, वो कमेटी थी, वो एक कमेटी थी। वो कमेटी अबॉलिश की जा रही है, वो कमेटी खत्म हो जाएगी, उसकी जगह क्या लेगी? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये एक हेडक्वार्टर बनेगा। CDF तो बॉस हो गए, उसके नीचे कमेटी बनाएंगे, उसके नीचे हेडक्वार्टर होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा, उसमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होंगे, जो तीनों सर्विसेज के मैटर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे। और बिलाल साहब से भी पूछे, बिलाल साहब आप बताइएगा, ये दोनों बहुत सिग्निफिकेंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, लेकिन फ्रॉम आर्मी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीम साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए, आज एक तो जी आज ये सेनेट से ये अब पास हुई है जी विद 2/3 वोट, और कल ये नेशनल असेंबली में जो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये हम एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पे प्रेजेंट होगी। 64 चाहिए थे 2/3 के लिए, और 64 ही आपको मिले। जी, और उसके लिए एक PTI के बंदे को और एक JUI के बंदे को आपको लोटा बनाना पड़ा। नहीं, देखिए, ये तो अब आपकी लोटा बनाना, अब आप उससे कहें, अब उनकी एक अपनी आप कहें कि कभी जब भी कोई मेंबर अपनी मर्जी इख्तियार करे तो किसी को पसंद ना हो तो उसको लोटा कह दें, उनकी अपनी एक चॉइस है। आप कह दें सर, लेकिन वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया। नहीं, तो पार्टी लाइन देखिए, आप ये इख्तियार है जी, सोचते समझते ही इंसान है ना। तो अगर उन्होंने एक फैसला किया है, नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, उन्होंने क्यों, ये उनकी एक मंशा है, उनकी चॉइस है, एंड आई थिंक दे हैव मेड द राइट डिसीजन।
देखिए, चूंकि जिनकी आप पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं, पार्टी लाइन वालों ने तो स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा होना गवारा नहीं किया, हमेशा की तरह। हमने बार बार इनसे कहा आप स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, मैं उधर मेंबर था, 2 दिन हमने लगाए हैं, फिर आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग भी हुई, बहस भी हुई, कुछ इंप्रूवमेंट्स भी उसके नतीजे में स्टैंडिंग कमेटी में इसमें बिल में आई। अब इतनी दौड़ ना लगाते ना तो 2-4 रोज मेहनत कर लेते तो आपको वैसे ही किसी पार्टी से सपोर्ट मिल जाती है। नहीं, 2 वोट का ही तो फर्क है। नहीं, देखिए बात ये है कि आपको तो जल्दी है कि बस 3 दिन नहीं जी, देखिए हमने वही जल्दी नहीं, हमने स्टैंडिंग बिल्कुल पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तहत ही किया और सेनेट के अंदर ये बिल प्रेजेंट हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में ये गया जिधर से हस्बे रवायत। आप कौमी असम्बली से कब पास कराएंगे? नहीं, कौमी असम्बली में अब कल प्रेजेंट होगा बिल और उसके बाद देखिए, क्योंकि देखिए स्टैंडिंग कमेटीज दोनों हाउसेस की, उसको कंसिडर किया, आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग की, तकरीबन 12-13 घंटे इसके ऊपर लगे। मतलब कल आप पास करवा सकते हैं कौमी असम्बली से? देखिए वो तो अब प्रेजेंट हो जाएगी, उसके बाद आई एम श्योर तकारीर भी होंगी, तो लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस। बट स्टैंडिंग नहीं, मगर देखिए, मगर जो स्टैंडिंग कमेटी का अमल है, या तो आप कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का अमल जो है वो नाकाफी है। देखिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस में और तो कोई तरीका नहीं है एक किसी भी कानून को तफसील में देखने का। इधर दोनों स्टैंडिंग कमेटीज, लॉ एंड जस्टिस की, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाएगी, जिससे विलफुली पीटीआई ने हमेशा की तरह टीवी पे बयानात अपनी जगह, मगर जहां पर आके डिबेट करनी चाहिए थी, अपना मौका देना चाहिए था, वहां पर नहीं आए। उसी तरह जिस तरह जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद नहीं आए, उसी तरह जिस तरह जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं तो नहीं आते, फिर बाद में कहते हैं हमारी राय नहीं ली गई। मगर जो आपने सवाल किया है, देखिए इसके हवाले से बिल्कुल अब आपके जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल नाउ कंकरेंटली, अगर ये नेशनल असेंबली से भी इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करें कि ये 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगी एंड इट विल देन बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। और मकसद वो ये जो जनरल साहब बता रहे थे कि एक यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर करने के लिए प्रैक्टिकली इंफरादी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यही किरदार पिछली जंग में अदा किया, मगर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। और आज के दौर में जहाँ पे डिफेंस की डेफिनेशन इटसेल्फ इज नॉट जस्ट सिंपली लैंड, एयर एंड सी, डिफेंस की एक अपनी डेफिनेशन वसी हो गई है और उसके अंदर टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड टू इंश्योर दैट इन अ सिंक्रोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन अ होलिस्टिक मैनर आप अपने मुल्क का दिफा कर सकें। तो इसीलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंटेरियंस ने, पहले हुकूमत ने ये बिल पेश किया और अब 2/3 वोट के साथ सेनेट ने इसको पास किया आफ्टर डिलिबरेशंस। तो ये इसका मकसद है जी, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इससे जो हमारा दिफा है वो मजीद मजबूत होगा और ओवरऑल ये जो तरमीम है इससे गवर्नेंस मजीद मजबूत होगी। जी आप सर, उमैर साहब, आपको ढेर सारी तकरीरें सेनेट में भी करनी चाहिए थी, आपको ढेर सारे अपने आर्गूमेंट्स और पॉइंट जो तब्दीलियाँ थी, तरामीम थी, तजवीज़ करनी चाहिए थी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी। पार्टी को अपना रोल अदा करना चाहिए, चाहे 2 बंदे हो, चाहे 25 बंदे हो, चाहे 50 बंदे हो। उठा के पीछे निकल जाना तो आप उसको फ्री हैंड दे देते हैं जो आपने दिया। नहीं, फ्री हैंड तो नहीं है जी। देखें सिस्टम, देखें क्या चल रहा है, मतलब देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ मौजूद थी, जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की फाउंडेशन है, वो आज इन्होंने हिला दी हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जो रास्ता तकरीर कौमी असम्बली में करते तो कितना अच्छा लगता। नहीं, तो कौमी तो अभी आई नहीं ना, तो कौमी में होगी ना। देखें सेनेट वाले तो आज उन्होंने की होंगी, वो 1-2 दिन से कर रहे हैं इस चीज़ पे। बैरिस्टर अली जफ़र बोले थे पहले, आज का मुझे नहीं आइडिया। मगर देखें आर्टिकल 243 की आपने बात की, देखें जो आप कह रहे हैं कि ऑन द रिकमेंडेशन अपॉइंट होगा, मतलब ये पार्लियामेंट अपने डोमेन में से एक चीज़ उठा के कहीं और दे रही है। आप सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप खुद कदगन लगा रहे हैं। मतलब इस चीज़ का इन्हें सोचना चाहिए। फिर जो सारी चीज़ें पार्लियामेंट के हिस्से से कोई चीज़ नहीं जा रही, लेकिन पार्लियामेंट के हिस्से से आप ऑपरेट कर रहे हैं मैं और बात कर रहा हूं, उसका तरीकाकार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ऑफिस से बदल गया। 243 के 6 की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट द कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। ये स्ट्रक्चर अब थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन किया गया, पहले से फर्क हो गया इसमें, डिफरेंट हो गया ना। तो फिर देखें फ़र्क आ गया। जहाँ पार्लियामेंट पहले खुद सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर करता था, उसकी डोमेन से एक चीज़ तो निकल गई, तो फर्दर बैलेंस ऑफ पावर किधर टिल्ट करेगा, ये सारी डिबेटेबल। फिर ये जो बातें कर रहे हैं ना कि ये होगा, ये स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन के लिए क्या आर्मी एक्ट में कोई तरामीम हुई हैं, कई प्रपोजल डिस्कस हुए, सारे हम हवा में बातें कर रहे हैं। आर्मी एक्ट में हो सकता है सब्सिक्वेंटली इस तरमीम के बाद तब्दीलियां आएंगी, वो है ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम डाली है तो इसको आप लॉ के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, आर्मी एक्ट अमेंड होगा। ठीक है, फिर जिस तरीके से कराएगी। अब देखें जो छांगा मांगा की पॉलिटिक्स करने के आदी हों, जो सिंध हाउस की
पॉलिटिक्स करने के आदी हों, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वोट किसी मैनर में आए। देखिए यही कार्रवाई हुई 26वीं आईनी तरमीम के बाद। 63A की कितनी बड़ी सहूलतकारी की गई कि एक जज साहब रिटायरमेंट से पहले फ़ौरन फैसला दे के जाते हैं, वहाँ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर जो 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का दरवाज़ा खुलता है, वो जो लैंडमार्क जजमेंट देता है, वो रिजर्व सीटें बांटी जाती हैं, 27वीं आईनी तरमीम के लिए रास्ता खोला जाता है। सारी नंबर मैनेजमेंट की जा रही है किस बेसिस पे? देखिए एक असेंबली जिसका मैंडेट ही डाउटफुल है, आज के दिन तक जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी, वो इस आइन के खदोखाल इतने बुरे तरीके से बिगाड़ रही है कि आने वाले, मैं कहता हूँ अगले 10-12 साल में भी वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है जुडिशरी की भी, वो उनको अपने अंदर कुछ देखना चाहिए। जो कुछ जुडिशरी के साथ अभी हो रहा है नहीं होना चाहिए था, जुडिशरी मजबूत रहनी चाहिए थी। लेकिन मैं इफ्तिखार चौधरी को देखूं, साकिब निसार को देखूं, बंदयाल को देखूं, मुझे किसी एक जज का भी वो ऐसा कारनामा नज़र नहीं आता जिसने पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की बेहतरी के लिए, शफाफियत के लिए काम किया हो। इफ्तिखार चौधरी के ज़रिए पीपल्स पार्टी को फिक्स किया गया, साकिब निसार और बंदयाल के ज़रिए नून लीग को फिक्स किया गया। बंदयाल साहब ने 63A का गलत फैसला पंजाब में जाके किया हुआ था, और फैज़ साहब ने उस वक्त वो फैसला किया जब वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब थे। उन्होंने 26वीं की राह मार करने के लिए फैसला सही किया, बट वेरी बैड टाइमिंग। बिल्कुल, मगर ये देखें ये टोटल 10% फैसले होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के गलत होंगे, 90% तो ठीक होंगे। आज आपने क्या किया है कि उसकी प्रेसिडेंट्स को हवा में फेंक दिया। आप कह रहे हैं कि 12-12 जजेस के, 13-13 जजेस के फैसले अब इस कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। जो अदालत, उसके 2 जजेस बैठ के, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आई नहीं, अदालत पे बाइंडिंग ही नहीं, वो बाइंडिंग नहीं, वो जो है ना तमीज़ुद्दीन का फैसला, वो जो है ना हिना जिलानी वाला फैसला, वो तमाम फैसले रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, वो जो मर्जी करें। और फिर उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से हो रही है, मतलब सबसे बड़ा देखें ना लकूना क्या है। आर्टिकल 175A पहली दफ़ा का चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट कर रहा है? वज़ीर आज़म, जो खुद इलेक्शन हार के आया हुआ है, जिसका मैंडेट ही क्लियर नहीं है। ये किस तरह से हो सकता है कि वो अपनी चॉइस पे जो है ना अपॉइंट कर दे, और फिर उसके बाद जो अगले 5-7 जजेस अपॉइंट होने हैं, जिस चीफ जस्टिस को वो लाया है उस कोर्ट में, वो और प्राइम मिनिस्टर मिलके बाकी लगाएंगे। अच्छा बिलाल साहब, एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, वो मौजूदा जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनकी रिटायरमेंट इसी महीने ड्यू है। आप 65 से 68 ईयर्स पे रिटायरमेंट एज ले जा रहे हैं, मतलब आप पर्सन स्पेसिफिक पूरी तरमीम आईनी ले आए। 65 से उसको 68 कर देंगे, उसी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड लगा देंगे, उसके नीचे बंदे साथ लगा के तो अदालत आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप क्यों मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बगैर फेयरनेस से भी चल सकते नहीं। देखिए बात ये, मेरे ख्याल से ये हरगिज़ ये रिटायरमेंट डेट का इसलिए ताल्लुक नहीं, और किससे ताल्लुक है? मेरे से ताल्लुक नहीं। देखिए मैं आपको वजह बता देता हूँ। चूँकि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो आइन में भी अभी जो तरमीम में प्रपोज किया है, उसके अंदर सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। तो उसमें रिटायरमेंट डेट का तो कहीं मतलब 65 से 68 किया ये काम के लिए सर। नहीं, देखिए वो तो ओवरऑल अदरवाइज भी जो सुप्रीम कोर्ट से जजेस आपने 68 क्यों किया सर? नहीं देखिए अभी आप, वरना आप इस पे कुछ ऐड करना चाहिए। ये ऐड करना है 68 इसलिए किया है, वो जो क्लॉज है वो कहती है फ्रॉम द अमंगस्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जज साहब की रिटायरमेंट 1 दिसंबर है। ये 20 दिन के बाद हाँ जी, 20 दिन के बाद। नहीं तो देखिए इसमें अभी तो इनिशियली आपने जजेस सुप्रीम कोर्ट से ही आपने, और आपने कहाँ से अभी जजेस इनिशियली तो आपने वहीं से ही लेके जाने हैं ना जी, तो और कहाँ से लेकर आना? पर्सन स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक नहीं, पर्सन कभी दुनिया में अच्छी जानी जाती है, कभी दुनिया में पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। आप जजेस हैं, एक वाहिद फर्द वाहिद की तो बात हम नहीं कर रहे, और पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम है। आप अगर अभी दोनों की रिटायरमेंट एज एक ही रखेंगे तो आपके पास कहीं से भी अभी वो आपके पास दोनों साइड से जजेस नहीं आएंगे ना। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम कर रहे हैं ताकि आप, वरना तो फिर आपके पास आज कहीं से भी जजेस मुमकिन नहीं होगा, दोनों साइड से रिटायर होगा। आइडियली आपको फायद ईसा साहब को वापस ले आना चाहिए, बड़ा सूट करेंगे। चले वो आपकी रिकमेंडेशन आपको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डालनी चाहिए। आप शहरी, आपका हक है, नहीं आप जुडिशल कमीशन में दीजिएगा, उसका फैसला होगा आगे तैयन करने का। तो वो बल्ले वाले निशान का जैसा वो एक हिस्टोरिक डिसीजन करके गए ना, उनसे बेहतर आपको ऑप्शन नहीं मिल सकती जी। तो देखिए जनरल साहब से नहीं, और दूसरी बात ये जी कि जो बात अभी न्याय साहब कर रहे थे, देखिए बात ये, अब ये 26वीं आईनी तरमीम को भी पीटीआई बुरा कहती है, उसके अंदर उनका पूरा आपके शो पे, बल्कि मुझे ख्याल है राजा साहब ने कहा था कि अब हम इस मुसवदे से राज़ी हैं, मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया वो उसको सराहते हैं। तो इसलिए कहने का मकसद ये, मैं फिर से आज दोहराता हूँ, ये बातें उमर न्याज़ी साहब यहाँ पे कर रहे हैं और इनकी शायद इनकी गलती नहीं, इनकी पार्टी पॉलिसी है, मगर काश कि ये बहस हमसे आके स्टैंडिंग कमेटी में करते।
जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद आप कहते हैं कि हमें आके जवाब दें, दिफा के लिए क्या किया जा रहा है। इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती है, आप उसमें नहीं आते। फिलिस्तीन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, आप उसमें नहीं आते। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली एपेक्स कमेटी बुलाते हैं जिसके अंदर सीएम केपी को दावे देते हैं, वो उसमें नहीं आते। फिर टीवी पे आके बयान देते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं होती। तो आप खुद इन फोरम से हटते हैं और फिर टीवी पे आके बयान देते हैं। काश क्या वहां पर आके हो सकता है इनमें से दीगर शिकों पे ये इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर देते हैं वहां पर। मगर जो अब ये तकारीर, जिस तरह की पॉपुलिस्ट तकारीर ये कर रहे हैं, कभी टीवी पे आके कभी फ्लोर पर, बेहतर था कि स्टैंडिंग कमेटी में आके वहाँ राय देनी चाहिए। सर ये जो आईनी अदालत का क्या है, इससे हम बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने माजी के इफ्तिखार चौधरी साहब, साकिब निसार साहब, बंदयाल साहब, इनकी मिसालें सिर्फ इसलिए दी कि ये हमारी हिस्ट्री है। पुरानी भी चले जाएँ तो जस्टिस मुईजुद्दीन वाले केस से आज तक आ जाएँ, वो जस्टिस मुनीर वाले वाक़या सामने रखते हैं। नज़रिया ज़रूरत हम याद कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, कोई तरीका ढूंढ लेते हैं नज़रिया ज़रूरत के लिए। आई थिंक हमारी, जैसे आपने मिसालें 3 चीफ जस्टिस साहबान के दी और उससे पहले भी, हमारी अदालती तारीख को इतनी ज़्यादा हम उसको चेरिश नहीं कर सकते। और वर्ल्ड रेटिंग में हम देखते हैं, वो कहते हैं वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, मज़ीद नीचे चले जाएंगे। और फिर लेकिन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आप देखें, वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो हमें अपनी गलतियों से सीख के आगे चलना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन की, जैसे CDF का ओहदा क्रिएट हुआ है, मतलब उसमें एक लॉजिक है कि वो सिनर्जी क्रिएट करेगा, वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं CDF इसलिए बनाया गया कि सिनर्जी क्रिएट हो, जी जी, यूनिटी ऑफ कमांड। जी जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तो आपने वो सिनर्जी सारी खत्म कर दी ना। देखिए इसमें अब अगर जब सेनेट या पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है तो फिर मैं जो अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, देखिए मैं और आप क्या कह सकते हैं, अवामी नुमाइंदों निकल होना है। लेकिन देखिए बिलाल साहब जो कह रहे हैं ना, PTI ने जो कुछ किया था ना नून लीग के साथ, आजकल वो पछताते हैं कि हमने गलत किया था। आजकल जो नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके साथ कर रही है, अमल का अपना एक सिस्टम चल रहा होता है ना। लेकिन आपको एनवायरनमेंट समझनी चाहिए और हिस्सा जरूर लेना चाहिए। जो बिलाल साहब का पॉइंट है ना, बजाय बायकॉट करें कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, आप उसका हिस्सा बने, उसमें पार्टिसिपेट करें और उसी सिस्टम से आप सामने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। एक ब्रेक ले लें सर, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सर अगर आप थोड़ा फर्दर एलेबरेट कर दें, आपने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस जो फोर्सेस हैं इनका पूरा एक सेक्रेटेरिएट बनेगा, उसके नीचे ये तीनों कैसे आपस में जॉइंटली ऑपरेट करेंगे उसकी बहस होगी। इसी तरीके से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, आपके पास पहले भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन अब आप उसको नए तरीके से रीडिफाइन करेंगे। थोड़ा सा वजाहत कर सकते हैं इसकी, अगर इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? देखिए जैसे GHQ है, तो जब आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ उसके अंदर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, कोई लॉजिस्टिक देखता है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग देखता है, कोई लैंड मैटर्स देखता है, कोई ऑपरेशंस देखता है, तो उनके PSOs होते हैं साथ उसके। तो इसी तरह से यहाँ पे जब CDF का ओहदा क्रिएट होगा तो उनके कोऑर्डिनेशन के लिए एयरफोर्स से कौन कोऑर्डिनेट करेगा, नेवी से कौन कोऑर्डिनेट करेगा, और आर्मी की साइड से कौन वहाँ रिप्रेजेंटेशन उसकी होगी। फिर उसमें जो साइबर कमांड का कौन होगा और रॉकेट फोर्स का कौन उसमें होगा। फिर नेशनल स्ट्रेटेजी कमांड आ गई है उसके अंदर। तो इन सब के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाना होगा और उस सेक्रेटेरिएट में इन्हीं में से ऑफिसर आएंगे जो मैंने नाम लिया। लेकिन नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो अथॉरिटी होगी आपकी, उसका एक अलहदा से सेक्रेटेरिएट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल होगा, तभी तो देखें ना, पूरा सेटअप होगा जो उसको मैनेज कैसे करेंगे। उसकी डेवलपमेंट तो वो खुद देखेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पोलिटिकल अथॉरिटी के पास रहेगी। स्टिल उसको वज़ीर आज़म हेड करेंगे, वो वज़ीर आज़म के अंडर, वो वैसे उसको कोई टच नहीं कर रहा। ये सिर्फ जो है ना स्ट्रक्चरल मैटर्स है। सर उसकी अपॉइंटमेंट जो है वज़ीर आज़म करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आर्मी चीफ, जैसे ISI में होती है। ISI में भी देखिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, उनको वो जाके डेली इंटरेक्ट करते हैं। ये भी इंटरेक्ट किया करेगा। सर ISI पूरी मुतहत होती है वज़ीर आज़म? बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती। देखिए मतलब आपके मुताबिक है, अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना उसमें अपना कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो आपके उसके पे बिल्कुल मुताबिक, आपने उसको अपॉइंट किया हुआ है, तो जिस बंदे को आपने अपॉइंट किया हुआ है तो ज़ाहिर है वो आपके मुताबिक ही है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हमें पहले कर देना चाहिए था। और देखिए इंडिया तो 5 साल पहले कर चुका है, तो ये हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाएगा, ये हमें सिनर्जी क्रिएट करेगा और हमारा रिस्पांस आज के बाद जब ये हो जाता है, देखें ज़्यादा पोटेंट और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और अब हमारी फोर्सेस ऑलवेज जैसे पहले भी रेडी थी, बट ज़्यादा तैयारी हालत में रहेंगी। अच्छा बिलाल साहब, आपने कोई 20 चीज़ें हमें गिनवाई थी कि ये काम हमने करना है, NFC अवार्ड का रिव्यू करना है, एजुकेशन को इधर लाना है, एक सिंगल नेशनल करिकुलम होगा उसके ऊपर काम करना है, पॉपुलेशन के ऊपर काम करना है।
अब इसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ गई है और 243 आ गया, बाकी तो कुछ नहीं आया इसमें। जी मेन सेलियन फीचर्स यही है जी, यकीनन जो स्टार्टिंग एजेंडा था उससे ज़्यादा था, बल्कि इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर दें, लोकल गवर्नमेंट्स की भी बात होगी 140 की, जो लोकल गवर्नमेंट बाद में MQM की तजवीज़ आई थी लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनी इसका। नहीं, जो इनिशियल ड्राफ्ट नहीं थी, मगर हम भी उसमें समझते हैं जी कि मेरे ख्याल से मैं ज़ाती तौर पर एज अ स्टूडेंट ऑफ आवर गवर्नेंस मॉडल, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई कंस्टिट्यूंसी, मैं समझता हूँ कि जी हमें जब तक हम लोकल गवर्नमेंट्स को अमलन फाल नहीं करेंगे तब तक हमारे 80% सर्विस डिलीवरी के मसाले होंगे। मगर सबसे पहले रिव्यू करना चाहिए जी। मैं बिल्कुल, देखिए NFC के अंदर यकीनन आई थिंक अभी NFC बैठेगी भी, सबसे ज़रूरी काम था उसके अंदर यकीनन आई थिंक हमें देखना होगा विद एन ओपन माइंड, सूबों को और वफाक को मिलकर कि इस तवाज़ुन को हम रिव्यू करें और विद एन ओपन माइंड देखें कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके ऊपर हम वफाक की भी फिस्कल सस्टेनेबिलिटी रहे और सूबों की जो जिम्मेदारियां हैं और जो उनके उस हवाले से वसाइल हैं वो भी बरकरार रहें। तो मेरे ख्याल से ये इसके अंदर दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं, NFC में भी डिस्कस होंगे। जो भी ऑप्शंस होती है वफाक का बजट ठीक करने की मैं बुनियादी तौर पर इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो हमने लोअर कैप लगाई हुई है कि सूबे का शेयर कभी कम नहीं हो सकता, ये नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि 18वीं तरमीम में आई थी, आप उसको हटा सकते थे। नहीं, अब मगर बहरहाल वो एक तजर्बा हुआ, अब उसके बाद इसीलिए हमने उसको रिविजिट करने की बात की। बुनियादी बात यह है कि जब भी NFC बैठे तो उस वक्त पिछले अवार्ड और उसके दौरान जो भी एक्सपीरियंस हुआ है और जो फिस्कल नंबर्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो भी नया फार्मूला बेहतर बनता है विदाउट एनी लिमिटेशंस वो डिस्कस होना चाहिए। बट बहरहाल NFC के अंदर और भी तरीक़ेकार हैं और वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मगर आपकी जो बुनियादी बात है नदीम साहब, मैं ज़रा ओवर आर्चिंग जो आपकी बात है मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, हेल्थ, NFC एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ये सारी वो बातें थी जो हम करना चाहते थे। मगर बुनियादी हकीकत पार्लियामान की ये है कि आप आईनी तरमीम के अंदर वो चीज़ें पास कर सकते हैं जिसके ऊपर 2/3 आप नंबर्स या कंसेंसस उस हद तक हो कि आपके पास 2/3 नंबर्स हो सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। पीपल्स पार्टी हमारी एक मेन इत्तेहादी है, दे हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स इन बोथ हाउसेस। तो जो एक मिनिमम एजेंडा जिस पे हम अग्री कर सके थे उस पे सदर की इम्यूनिटी क्यों दी? ये देखिए, एक सदर एक आपके हेड ऑफ स्टेट हैं और दिस इज़ नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, एक सिंबल ऑफ द स्टेट भी होते हैं। तो उसमें बुनियादी तौर पर हमने देखा है कि जब सदर हटे भी हैं तो उनके ऊपर कभी कभी लोग छोटी मोटी इस तरह की केसेस भी हुए हैं कि यहाँ से फर्नीचर ले गए, ऐसी बात होगी। तो आई थिंक द आइडिया इज़ कि हम यहाँ पर एक उस दफ्तर को, उस ऑफिस को मद्देनज़र रखते हुए एक इम्यूनिटी उनके पास ऑलरेडी मौजूद भी होती थी इन टर्म ऑफ ऑफिस, तो उसको हवाले से ही देखिए अगेन कमाल नहीं है ये डेमोक्रेसी का। पीपल्स पार्टी के साथ सर जमहूरियत का इंतकाम नहीं है आपने देखा जी। देखिए आप माजरत चाहता हूँ आपसे, देखिए नदीम साहब मेरी सदर साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया आप लोगों ने, मेरा इल्ज़ाम नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन की ओमनी ग्रुप की, ठीक है। अनवर मजीद साहब को आपने 14 अगस्त से अवार्ड भी दे दिया आपने। अब या तो फिर उन पहले बंदों को पकड़ के सजा दे दें, उनको जेल में डाल दें, तो या ये काम ना करें जो आप कर रहे हैं। देखिए बात ये नदीम साहब आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब की इम्यूनिटी के हवाले से हमारे 2 मेंबरान ने, सेनेटर्स ने अपनी तरफ से ये बिल जब सेनेट में पेश हुआ तो उन्होंने ये तरमीम तजवीज़ की कि प्राइम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये स्टेटमेंट जारी की कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस होल्ड करते हैं, जो गवर्नमेंट रन करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस करते हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। कम्युनिटी की फरमाइश किसकी थी? पीपल्स पार्टी। देखिए बहरहाल अब वो एक दरखास्त किसकी थी सर? यकीनन पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखिए ये तो फ्रैंकली मैं उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं था कि मैं आपको बता सकूँ कि कौन सी चीज़ कौन सी थी, मगर यकीनन जो ड्राफ्ट टेबल हुआ वो यकीनन हमारी और पीपल्स पार्टी की जो वर्किंग टीम्स थी उनके इत्तेफाक के साथ ही फिर इवेंचुअली कैबिनेट। ये सर अफसोसनाक है वैसे, मुझे बहुत अफसोस हुआ किसी, मगर आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी, हालांकि ये तरमीम की बात हुई थी, उन्होंने इसको कहा और फिर विड्रॉ हुई। ये जमहूरियत में इस तरह की इम्यूनिटीज होनी चाहिए, इस्तिस्ना किसी कानून से वो आप बालत आ रहे हैं आपको लाइफ टाइम। जितने मर्जी इस्तिस्ना डाल दें, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने का मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस इस्तिस्ना को इंटरप्रेट कर चुकी है। क्रिमिनल एक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी होती नहीं, ये जितनी मर्जी ऐड कर लें। मकसद क्या है? देखें, इन्होंने आइन का वो हुलिया बिगाड़ दिया है कि पहले हम इनको ताना देते थे कि हाइब्रिड जो है ना गवर्नमेंट, हाइब्रिड रिजीम है, इन्होंने अब हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन भी दे दिया है। अब इस चीज़ को कौन संभालेगा? मतलब ये इतनी बात
आगे ले गए हैं, ये वो वक्त लाना चाह रहे हैं कि मुल्क में पार्लियामेंट नहीं रहेगी, लोकल गवर्नमेंट होगी और ऊपर मामलात होंगे, दरमियान में कुछ नहीं होगा, और वो नहायत ही तकलीफ दे कैफियत होगी। क्यों होगी? देखें AJK में आप मामला देख चुके हैं, जब भी आप टीयर कोई ख़त्म कर दें ना, अवाम डायरेक्ट हो जाती है। ये सियासतदानों को इर्रेलेवेंट करते जा रहे हैं, और वो मामला बनेगा कि अवाम डायरेक्ट इन्हें गिरेबान से पकड़ेगी। सर, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होगा या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद? देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की आपने अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार तो देख लिया, तो क्या अमल दरामद, क्या अब सबसे बड़ी अदालत कौन सी है सर? सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं रहेगी ना। अभी 26वीं आईनी तरमीम सब जुडिस है ना, वो किधर जाएगी? सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर अब सुप्रीम तो रही नहीं रहेगी, तो फिर उसका नाम सुप्रीम क्यों है? नहीं, वो तो अब जो मर्जी उसको कोर्ट नाम कर दें। बात है कि इख्तियारात नहीं रहे, जब जजेस नहीं रहे, जब जजेस की आप इतनी बेतौकीरी करें कि आप जो है ना कहेंगे कि फलां जज जाके जो है ना बैठ जाए कोयटा, ये तो इतना बुरा हाल। तो मतलब आप अगर किसी तबलीगी तंजीम में भी हो ना, वो उधर का अमीर नहीं करता, वो भी टीमों की तश्कील देता है तो रजामंदी पूछता है। ये बगैर तश्कील दिए टीमों को कहेंगे कि फलां जज वहाँ बैठ जाए। बड़ी अदालत तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी ना, वो तो ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स में तो इसी तरह नहीं, स्कीम ऑफ थिंग्स में तो बालातर जो अदालत है आपकी सबसे बड़ी, वो तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बालातर नहीं है। बालातर, और वो बालातर वो बना दिए जिसका भी 26वीं आईनी का स्टेटस क्लियर नहीं, 27वीं का डिस्प्यूट कौन सी फिर अदालत डिटरमिन करेगी? थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा मसाइल नहीं पैदा हो जाएंगे? देखिए, मैं इस पे क्या कर सकूँ, खुद इन्होंने अप्रूव कर दिया सर, इन्होंने किया सर, जिम्मेदार मतलब उसमें तमाम पार्टीज की शामिल। आपने समझाया नहीं? 16 नहीं, हमने क्या समझाना था। तो आर्मी तो देखिए ना, फोर्सेस तो आर सबसर्विएंट, वो तो जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आप सबसे ज़्यादा जाने देखें कौन कुर्बान कर रहा है वॉर ऑन टेरर। सर उस बात में तो शक की गुंजाइश ही नहीं है जी। तो मैं तो आईनी मामला की डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें तो इस्लाम है जो पाकिस्तान के लिए जान देता है, उससे बड़ा पाकिस्तान का ना कोई दोस्त है ना पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जमहूरियत गुस्सन उसी वक्त तक कायम रह सकता है जो हम बात करते हैं ना कि एवरीबडी शुड बी आंसरेबल, कि जो इम्यूनिटीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ज़ाती ख्याल में देखिए, नोबडी इज अबव द स्टेट ऑफ द जो है जो लॉ ऑफ द लैंड है उससे ऊपर तो कोई तो नहीं, जो मतलब लेकिन लॉ ये क्रिएट कर ले इम्यूनिटी वाला तो फिर क्या करें? हमारे एहसास तो ये है कि हज़रत उमर से कोई भी पूछ सकता था, कोई भी पूछ सकता कि भाई ये इस्लाम की मिसाल है, ये सही मिसाल दी तो हाँ, तो वो इसमें आंसरेबल तो रहना चाहिए। और बट हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे उन्होंने इसको अप्रूव किया है। और सर अभी कौमी असम्बली की मंजिल है, अल्लाह करे कि हमारे आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तो आप रिटायरमेंट के बाद भी यू आर सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट। मुझे जनरल वो आप जनरल क्यानी के वक्त कोई 2-3 जनरल के ऊपर इल्जाम लगा था, तो उन्होंने यूनिफॉर्म डलवा के उन्हें वापस बुला लिया था कि वापस आ जाओ। जनरल क्यानी के वक्त हुआ था ना, देखिए मैं तलब कर लिया था। मतलब आप किसी वक्त भी बुला सकते हैं, यू रिमेन आंसरेबल। आपने इंस्टीट्यूशन में सर्विस की है, एक ऑनर के साथ डिग्निटी के साथ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन आपको लुक आफ्टर भी किया है, तो यू रिमेन आंसरेबल टू द स्टेट। तो स्टेट से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। देखें क्यों बिलाल साहब, आपका इत्तेफाक है इसमें? एक चीज़ है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट कि स्टैंडिंग कमेटी में अगर मजीद लोग शामिल होते तो शायद ज़्यादा बेहतर कलेक्टिव विजडम होता। वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर इसमें फिर चेंज सर उन्होंने कहना था पहले खान साहब को बाहर निकालें फिर बैठेंगे, बस ठीक है जी। तो फिर ना ही समझिए ना सर, ना ही हर चीज़ से ना ही समझिए। आपकी पार्लिमानी जिम्मेदारी है, आप आते हैं, आपने हर चीज़ का ये बहाना बनाना है, तो फिर आपने आके अपना काम तो निकल। फिर जहाँ पे हम टॉक शो पे भी कि फिर किस लिए आके फिर बाद में बयान क्यों देते हैं? वही बातें आपका जो एक्चुअल फोरम है इम्यूनिटी। सर देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो अभी अमेंड हुई है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के नतीजे में हुई है, वो ये हुई है कि अगर कोई शख्स सदर पाकिस्तान होता है या होती हैं और उसके बाद अगर वो पब्लिक ऑफिस उसके बाद होल्ड करें तो उस मुद्दत के दौरान फिर द इम्यूनिटी विल सीज। सर ये तसल्ली बख्श नहीं है सर। आपने लॉ के अंदर एक ऐसा इस्तिस्ना पैदा कर दिया है जो पूरे मुल्क के निज़ाम का मजाक उड़ा रहे हैं आप। प्रेसिडेंट को इन ऑफिस इम्यूनिटी होती है टू डिस्चार्ज हिज ऑफिशियल फंक्शंस। देखिए प्रेसिडेंट एक आमतौर पे सिंबल ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जहां तक एग्जीक्यूटिव का जिक्र फ्रांस वालों ने पकड़ के वो देखिए आप दोजो वाले केस में साथ दिए। नदीम साहब देखिए, वो उस वक्त मेयर था पेरिस का, जिस वक्त वो केस था। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के ऊपर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस इम्यूनिटी की अगर पेशकश भी या किसी मेंबर ने कहा भी तो उन्हें खुद कहा कि इसको विड्रॉ करें। प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हु रन्स गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड टू द कोर्ट एट ऑल टाइम्स। जी प्रेसिडेंट को नहीं होना। देखिए एग्जीक्यूटिव मैं अगेन वही कहूँगा कि हेड ऑफ द स्टेट, सिंबल ऑफ द स्टेट होते हैं, मगर एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग जहाँ पर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आती है उस हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपने देखा खुद किया और दीगर लोगों ने उसको अप्रीशिएट भी किया। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, हालांकि हमारे 2 मेंबर्स ने इसी हवाले से किया कि प्रेसिडेंट की भी है तो प्राइम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कहा कि नहीं, आई वुड लाइक
to remain accountable and transparent both before the people and before courts. जो पीटीआई की अपनी सियासत है वो ये 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद आप लोगों का कोई ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल नहीं शुरू हो गया? थोड़े से इररेलेवेंट आप होते जाएंगे और टूटते फूटते जाएंगे, आप अंदर से वीक होते जाएंगे, आपकी पावर जो है स्ट्रीट पावर वो भी कंप्रोमाइज़ हो गई है। 26 को आपका था कि हम यहाँ आएंगे, वो आपको मुझे नहीं लगता कि रियासती किसी इदारे का भी वफाकी हुकूमत समेत इरादा है कि आपको यहाँ करीब में भी सांस लेने की भी इजाज़त दे। अच्छा देखें 26वीं और 27वीं के बाद मैं समझता हूँ हमारे कंधों से तो बोझ उतर गया। आज 27वीं में इन्होंने बाय हुक क्रोक जैसा बंदे पूरे कर लिए चले, मगर हमसे तो ये गुजर गई ना। अब बात है उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है, अब हिसाब इन्होंने देना है। देखें क्योंकि देखें जो टॉपिक्स आप डिस्कस कर रहे हैं वो अभी ऑफ द टेबल नहीं हो गए। जो आपने NFC की बात की, जो आपने पॉपुलेशन की, मिनिस्ट्री की, एजुकेशन की बात की, ये सारी चीज़ें हैं जो इनसे इन्होंने करानी है। ये अभी तो ट्रेलर है और जो उस वक्त इन्हें तकलीफ होगी फिर ये बोल भी नहीं सकेंगे, फिर ये गिला भी नहीं कर सकेंगे, इन्हें कंधा भी रोने के लिए नहीं सर खुशी से ये करेंगे नहीं करेंगे। देखें पीपल्स पार्टी से करवा लें, इनसे बहुत कुछ कराएं। सर पीपल्स पार्टी भी करेगी। पीपल्स पार्टी ने देखे ना अभी उन्होंने इनको 243 पे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे उनका सपोर्ट देंगे, साथ प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी ले ली, तो कल भी ऐसे ही हो जाएगा। वो कहेंगे अच्छा ये करना है आपने NFC वार्ड, अच्छा ये साथ ये भी काम कर रहे हैं। अमेंडमेंट्स का दरवाज़ा खोल दिया ना, अब इनसे बंद नहीं होना। अब एक के बाद एक डिमांड आएगी और उससे बड़ी बड़ी डिमांड्स आएंगी और वो पूरी नहीं होंगी। पानी के इशू अभी इन्होंने तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव चीज़ें रोक ली कर ली, कल को कैसे रोकेंगे? इनके लिए बहुत बड़े मसले हैं और ये इनके रोने का टाइम है। आप इत्तेफाक करते हैं सर? इन्होंने कहा उल्टी गिनती हुकूमत की शुरू होने वाली हो गई है, ये बोला हो गई। मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। आप नहीं कहना चाहते? देखिए हुकूमत इज़ वेरी स्ट्रांग, उन्होंने 64 के साथ पास करा ली है। एक JUI वाले ने भी वोट दिया है, PTI ने भी वोट दिया है। सर वो तो कोशिश करती है तो PTI सारी भी वोट करती है। देखिए वो एक अलग बात है बट ये है ना कि लोगों ने दूसरी पार्टियों से वोट दिए हैं, तो हुकूमत आई थिंक इज़ गोइंग वेरी स्ट्रांग। और जैसे CDF को क्रिएट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, पोस्टिंग की जजेस हैं, ट्रांसफर हो सकती है। अब देखिए जजेस सारी उम्र एक जगह बैठे रहते हैं, और जैसे फ़ौज में हर दूसरे तीसरे साल पोस्टिंग होती है, आप नए स्टेशन पे जाएं ताकि बाकी जो लिंक्स आपने अगर बन भी गए हैं तो नया फ्रेश ब्लड उधर आए, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, आपने जैसा किया कर लिया। तो ये बड़ा अच्छी है, मतलब देखें चीज़ों को पॉजिटिव भी देखना चाहिए। तो इसमें हमें हर चीज़ के उसको कॉन्स्पिरेसी थियरी या नेगेटिविटी के साथ नहीं देखना चाहिए। तो ये जो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। अल्लाह करे बेहतरी की तरफ ही निज़ाम जाए। हाँ उम्मीद यही करनी चाहिए। देखिए जनरल तारिक रशीद साहब, बिलाल अज़हर कियानी साहब और उमैर नियाज़ी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।